नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद अहम और दिलचस्प हिस्से की गहराई में उतरेंगे। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनके बारे में बताया गया है। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर काफ़ी तफसील से तैयार किए गए नोट्स हैं। आज हमारा मकसद है इन सिद्धांतों के पीछे की सोच को समझना, ये जानना कि ये क्यों ज़रूरी है और ख़ास तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनका रिश्ता क्या है। और यहाँ एक मज़ेदार बात है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को संविधान की अनोखी विशेषताएं यानी नोवल फीचर्स कहा था। आखिर क्यों? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या? ये मतलब क्या चीज है ये? हाँ, देखिए, इनका जो मेन मकसद है ना, वो है एक वेलफेयर स्टेट बनाना। कल्याणकारी राज्य। जी, कल्याणकारी राज्य मतलब ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था ना देखे, बल्कि अपने नागरिकों के भले के लिए भी काम करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इन सब पर ध्यान दे। अच्छा। ये देश में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें राज्य के लिए एक नैतिक दिशा सूचक मान सकते हैं। मतलब गाइडलाइंस कि जब नीतियां बनाएं, कानून बनाएं, तो इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है ना? वो ये कि इन सिद्धांतों को अदालतों के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता। हाँ, ये बात है। अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका ठीक मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों पर मान लीजिए अमल नहीं करती है, हाँ? तो कोई नागरिक अदालत जाकर ये नहीं कह सकता कि भाई इन्हें लागू करवाओ। जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हम जा सकते हैं कोर्ट, अच्छा। इनके लिए नहीं जा सकते। ये राज्य पर कोई कानूनी बाध्यता, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं डालते। तो फिर इनका फायदा क्या है अगर लागू ही नहीं करवा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नैतिक जिम्मेदारी डालते हैं। और उसी अनुच्छेद 37 में एक और बहुत जरूरी बात कही गई है। क्या? कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। ओहो, तो मतलब कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन संविधान कहता है कि ये शासन के लिए बुनियादी हैं और सरकार का फर्ज है इन्हें लागू करना। बिल्कुल। तो भले ही कानूनी सजा ना हो, पर ये नजरअंदाज करने के लिए नहीं है। ये सरकार की दिशा तय करते हैं। अच्छा, तो ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन देश चलाने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है। यही विरोधाभास इन्हें खास बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि संविधान में कौन-कौन से मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। सारे अनुच्छेद तो शायद हम कवर ना कर पाएं, हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। पर कुछ अहम विषयों पर बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, ठीक वैसे ही जैसे मौलिक अधिकारों के लिए किया गया। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल सब पर लागू। जी हाँ, और सारे लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज भी। मतलब ये निर्देश सबके लिए हैं। ठीक है। और सामाजिक न्याय और बराबरी से जुड़े सिद्धांत कौन से हैं? क्योंकि कल्याणकारी राज्य का तो यही मतलब हुआ ना। बिल्कुल। सामाजिक न्याय तो डीएसपी का आप कह सकते हैं कि कोर है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों का कल्याण हो और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सबको मिले। फिर अनुच्छेद 39 बहुत अहम है। इसमें कई बातें हैं, जैसे सभी नागरिकों, चाहे वो पुरुष हों या महिला, उन्हें रोजगार के बराबर मौके मिले। अच्छा। देश के जो संसाधन हैं उनका कंट्रोल और बंटवारा इस तरह से हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ऐसा ना हो कि पैसा और उत्पादन के साधन, मतलब फैक्ट्रियां वगैरह, वो सब कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो जाएं। यानी धन का संकेंद्रण रोकना। जी बिल्कुल। और इसी में वो मशहूर बात भी है, समान काम के लिए समान वेतन। अगर काम एक जैसा है तो आदमी हो या औरत, तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए। ये समान काम के लिए समान वेतन वाली बात तो आज भी कितनी जरूरी लगती है। खैर, और इसी कड़ी में शायद अनुच्छेद 39A भी आता है, जिसमें न्याय की बात है, खासकर गरीबों के लिए। जी हाँ, अनुच्छेद 39A ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संशोधन से। ये कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था ऐसी हो कि सबको बराबरी के आधार पर न्याय मिल सके। और अगर कोई गरीब है या किसी और वजह से वकील नहीं कर सकता, तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड दी जाए। ये तो बहुत जरूरी है। न्याय महंगा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
ये सिद्धांत इसी बात पर जोर देता है कि न्याय पाना सबका हक है, पैसों की कमी इसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। ये तो हुए सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ सिद्धांत। हमारे नोट्स बताते हैं कि कुछ सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरित हैं। वो कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, कुछ डीपीएसपी में महात्मा गांधी के विचारों की झलक साफ दिखती है। जैसे अनुच्छेद 40। हाँ, पंचायतों वाला। जी वही। ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार देगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों मतलब सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स के रूप में काम कर सकें। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से जुड़ा है। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सही कहा। इसी तरह अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इंडिविजुअल लेवल पर या कोऑपरेटिव बेसिस पर। और सहकारी समितियां, अनुच्छेद 43B। हाँ, वो भी बाद में जोड़ा गया। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्वेच्छा से बनाने, उनके ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा देने की बात करता है। ये सब गांधी जी के आत्मनिर्भर गांव और विकेंद्रीकरण के विचारों से मेल खाते हैं। यानी संविधान निर्माता सिर्फ बड़े उद्योगों और शहरी विकास पर ही नहीं, बल्कि गांव और आम आदमी की भागीदारी पर भी ध्यान दे रहे थे। निश्चित रूप से। इसके अलावा कुछ सिद्धांत आधुनिक शासन और उदारवादी सोच को भी दिखाते होंगे, जैसे आपने वेलफेयर स्टेट की बात की। हाँ, कई सिद्धांत आधुनिक लिबरल इंटेलेक्चुअल परंपरा पर आधारित हैं। सबसे चर्चित उदाहरण है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। हाँ, इस पर तो आजकल काफी बहस होती है। जी, ये कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। इस पर हम आगे थोड़ी और बात करेंगे। फिर अनुच्छेद 45 है, जो 86वें संशोधन के बाद बदला। अब ये कहता है कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का इंतजाम करेगा। पहले इसमें 6-14 साल के बच्चों की शिक्षा थी। हाँ, जैसे अब अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अच्छा, तो डीपीएसपी से निकलकर वो मौलिक अधिकार बन गया। जी, ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे समय के साथ चीजें बदल सकती हैं। और शक्तियों के बंटवारे या विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी कुछ निर्देश है। हाँ, अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्यों जरूरी है? देखिए, लोकतंत्र के सही ढंग से काम करने के लिए ये शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बहुत जरूरी माना जाता है, ताकि न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके, कार्यपालिका का उस पर असर ना हो। समझ गई। और अनुच्छेद 51? अनुच्छेद 51 हमारी विदेश नीति का आधार है। एक तरह से ये राज्य को निर्देश देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को बातचीत या मध्यस्थता मतलब आर्बिट्रेशन से सुलझाने की कोशिश करें। तो ये कुछ मुख्य सिद्धांत थे जो दिखाते हैं कि संविधान निर्माता कैसा भारत बनाना चाहते थे। एक न्यायपूर्ण, समतावादी, विकेंद्रित, आधुनिक और शांतिप्रिय देश। वाकई काफी बड़ा विजन था। जी हाँ। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा उठता है। मौलिक अधिकार एफआर बनाम नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। एक तरफ एफआर हैं जिन्हें लेकर कोर्ट जा सकते हैं, वो न्यायोचित हैं। दूसरी तरफ डीपीएसपी हैं जो गैर न्यायोचित हैं पर शासन के लिए मूलभूत है। अगर इन दोनों में टकराव हो जाए तो क्या होता है? क्या एक हमेशा दूसरे पर भारी पड़ता है? इस पर हमारे नोट्स क्या कहते हैं? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे अहम बहसों में से एक रही है और इसका जवाब समय के साथ बदला है। अच्छा, कैसे? देखिए, शुरुआत हुई चंपकम दुराईराजन मामले से 1951 में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में टकराव होता है तो मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। डीएसपी को मौलिक अधिकारों के अधीन रहना होगा, यानी एफआर ऊपर डीएसपी नीचे। उस समय यही माना गया। कोर्ट ने कहा कि अगर डीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो कानून रद्द माना जाएगा। उस समय मौलिक अधिकारों को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया था। लेकिन क्या ये नजरिया हमेशा कायम रहा? मुझे लगता है कि संविधान बनाने वालों का इरादा शायद ये नहीं रहा होगा कि एक हिस्सा हमेशा दूसरे पर हावी रहे। आपका अंदाजा सही है। ये स्थिति बदली, संसद ने कुछ संशोधन किए और फिर कोर्ट के फैसलों से भी नजरिया बदला। कौन से फैसले अहम थे?
कई मामले आए, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में। हाँ, मिनर्वा मिल्स केस तो बहुत सुना है। जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू। अच्छा, संतुलन। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये दोनों मिलकर संविधान के कोर का हिस्सा हैं। ये एक सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को पाने के लिए एक रथ के दो पहियों की तरह हैं। वाह, रथ के दो पहिए। जी, दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसलिए एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया जा सकता। वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी अब ये माना जाता है कि दोनों ही संविधान के लिए बेहद जरूरी है और अदालतों को उनके बीच टकराव की स्थिति में एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों का लक्ष्य आखिर एक ही है, एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाना। तो उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई सिद्धांत और टकराव की बात। पर सवाल ये है कि जब ये सीधे तौर पर लागू करने लायक नहीं है, तो क्या सरकारों ने इन्हें हकीकत में बदलने के लिए कुछ किया भी है? क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनकर रह गईं? हमारे नोट्स इसके कुछ उदाहरण देते हैं। हाँ, बिल्कुल देते हैं। ये सोचना गलत होगा कि गैर न्यायोचित होने की वजह से डीपीएसपी सिर्फ किताबों की बातें बनकर रह गए। ऐसा नहीं है। तो क्या कदम उठाए गए हैं? हमारे नोट्स बताते हैं कि आज़ादी के बाद से बनी कई नीतियां और कानून सीधे तौर पर डीपीएसपी से प्रेरित रहे हैं। जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। हाँ, वो तो बड़ा कदम था। जी, वो अनुच्छेद 39 को ध्यान में रखते हुए किया गया था, ताकि जमीन कुछ ही लोगों के पास ना रहे। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये सब अनुच्छेद 3943 की भावना को लागू करने की कोशिशें थी। और पर्यावरण? हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब अनुच्छेद 48A की भावना के अनुरूप थे, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात है। और पंचायती राज? बेशक, 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, ये तो सीधे सीधे अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ तक कि योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, उसका गठन भी डीएसपीपी के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्लान डेवलपमेंट के लिए किया गया था। तो ये साफ है कि भले ही इन्हें लेकर कोर्ट ना जाया जा सके, सरकारों ने इन्हें नजरअंदाज नहीं किया है। ये वाकई शासन के लिए एक गाइड की तरह काम करते रहे हैं। सही कहा। अब उन दो खास सिद्धांतों पर आते हैं जिन पर हमारे नोट्स में ज्यादा विस्तार से चर्चा है। पहला है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूसीसी। हमने इसका जिक्र पहले किया था, लेकिन ये इतना विवादास्पद क्यों है और नोट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, यूसीसी यानी अनुच्छेद 44 हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, पर्सनल मैटर्स में, जैसे शादी, तलाक। हाँ, शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, इन सब मामलों में एक जैसे कानून हों। अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। तो इसके पक्ष में क्या तर्क है? तर्क ये दिया जाता है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने बराबरी का सिद्धांत मजबूत होगा। महिलाओं के साथ अक्सर पर्सनल लॉ में जो भेदभाव होता है वो खत्म होगा। और अलग अलग धर्मों के जटिल पर्सनल लॉ की जगह एक सरल यूनिफॉर्म कानून आएगा, जिससे कानूनी प्रणाली भी आसान होगी। नोट्स में शाह बानो केस 1985 और सरला मुदगल केस 1995 का जिक्र है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया था और संसद से इसे बनाने का आग्रह किया था। लेकिन इसे लागू करने में क्या दिक्कतें हैं? विरोध क्यों होता है? दिक्कतें कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अलग अलग धार्मिक समुदायों की तरफ से विरोध की आशंका। क्यों? क्योंकि कई समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 में दी गई है, उसमें दखल मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके धार्मिक रीति रिवाजों पर हमला है। अच्छा। ये राजनीतिक रूप से भी बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी आ जाती है। नोट्स ये भी सवाल उठाते हैं कि भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां इतने सारे धर्म, संस्कृतियां हैं, क्या एक समान कानून सभी पर लागू करना व्यावहारिक या न्यायसंगत होगा? क्या इससे कुछ समुदायों की पहचान को खतरा हो सकता है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए स्रोत एक धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले रास्ते का सुझाव देते हैं कि एकदम से सब कुछ बदलने की बजाय व्यापक सलाह मशवरा हो, और शायद शुरुआत उन कानूनों में सुधार से की जाए जो साफ तौर पर भेदभाव करते हैं,
बजाय इसके कि एक झटके में सब पर एक कोड थोप दिया जाए। ताकि ये एक पेचीदा मामला है जिस पर सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें संतुलन साधना बहुत मुश्किल लगता है। जी बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत जिस पर नोट्स फोकस करते हैं वो है अनुच्छेद 39A, न्याय तक सबकी पहुंच, खासकर सस्ता और सुलभ न्याय, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल जुडिशियल सिस्टम। इसका क्या महत्व है? अनुच्छेद 39A, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, राज्य को यह पक्का करने को कहता है कि कानूनी सिस्टम इस तरह काम करे कि सबको बराबरी के मौके मिले न्याय पाने के। इसमें गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान सबसे अहम है। हाँ, फ्री लीगल एड। जी, लेकिन हमारे नोट्स हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जताए गए चिंता का भी जिक्र करते हैं कि भारत में न्याय पाना बहुत महंगा हो गया है, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल नहीं रहा है। ऐसा क्यों? वकीलों की भारी फीस, कोर्ट के चक्कर, लंबी चलने वाली प्रक्रिया, ये सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अगर न्याय इतना महंगा हो जाएगा तो फिर अनुच्छेद 39A का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर न्याय ही नहीं मिलेगा या इतना महंगा मिलेगा तो फिर बाकी अधिकारों का क्या मतलब रह जाता है? सही कहा। इसे सुधारने के लिए नोट्स में क्या सुझाव दिए गए हैं? नोट्स कुछ रास्ते सुझाते हैं, जैसे लोक अदालतों और मोबाइल कोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना। ये विवादों को जल्दी और सस्ते में निपटा सकते हैं। हाँ, लोक अदालतें तो काफी सफल रही हैं। जी, फिर मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले तंत्र जैसे NLSA और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, उन्हें और बेहतर और कारगर बनाना। वकीलों को प्रोत्साहित करना कि वे प्रो बोनो यानी समाज सेवा के तौर पर कुछ मामले मुफ्त में लड़ें। एक और अहम सुझाव है अदालती कार्रवाई और फैसलों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। अभी ज्यादातर काम अंग्रेजी में होता है जो आम आदमी को समझ नहीं आता। ये तो बहुत जरूरी है। अपनी भाषा में समझेंगे तभी तो। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर भारत की अदालतों में जो 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, पेंडिंग हैं, वो खुद ही न्याय तक पहुंच में एक बहुत बड़ी बाधा है। जब सालों साल केस चलते रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? तो कुल मिला के हमने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा अंबेडकर ने कहा था, वाकई भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। जी हाँ। ये सिर्फ अच्छे विचार या कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए शासन का नैतिक आधार है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और मौलिक अधिकारों के साथ उनका जो रिश्ता है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। हाँ, वो बदलता रहा है। जी, जो अदालती फैसलों और संविधान संशोधनों से लगातार विकसित हुआ है। वो दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे व्यक्तिगत आज़ादी और समाज के भले के बीच एक नाजुक लेकिन जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। ये सिद्धांत हमें लगातार याद दिलाते हैं कि किसी देश की तरक्की सिर्फ राजनीतिक अधिकारों से नहीं होती, सिर्फ वोट डालने के अधिकार से नहीं होती। सही बात है, बल्कि ये पक्का करने से होती है कि देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने और सम्मान से जीने के आर्थिक और सामाजिक मौके मिलें। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जरूरी हैं। हमने बात की कि DSP सार्वजनिक गैर न्यायोचित हैं, पर शासन के लिए मूलभूत हैं। नोट्स ये भी बताते हैं कि अनुच्छेद 31C के तहत अनुच्छेद 39B और C को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है। ये DSP को कुछ हद तक मौलिक अधिकारों पर वरीयता देता है। अब आज के दौर को देखते हुए, जहां असमानता बढ़ रही है, नई सामाजिक आर्थिक चुनौतियां सामने आ रही हैं, सोचने वाली बात यह है, क्या हमें DSP की मौजूदा स्थिति पर फिर से विचार करने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ और निदेशक तत्वों, खासकर जो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, काम का अधिकार, क्या उन्हें ज्यादा मजबूत कानूनी समर्थन मिलना चाहिए? शायद मौलिक अधिकारों जैसा दर्जा, या फिर मौजूदा संतुलन ही ठीक है? हाँ, या मौजूदा संतुलन ही पर्याप्त है, जहां वे नैतिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन कानूनी रूप से कुछ अपवादों को छोड़कर लागू नहीं कराए जा सकते। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन और सोचने और बहस करने की गुंजाइश है।